हेलो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय मापन की दो विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में से लिंक दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे व्यय विधि के बारे में कि व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से प्रमुख स्टेप्स है, साथ ही एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। देखिए, व्यय विधि के नाम से आ रहा है कि यहाँ पर व्ययों का योग किया जाएगा। एक देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं। तो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने के बदले में जो भी वो व्यय करते हैं, उन व्ययों का योग कर जो है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में किया जाता है, और सकल घरेलू उत्पाद के बाद फिर राष्ट्रीय आय की प्राप्ति की जाती है। अब बात होती है जो व्यय होता है, तो केवल क्या हम लोग करते हैं? देखिए, व्यय हर कोई करता है अपनी अपनी जरूरतों के लिए। जैसे घरेलू क्षेत्र में परिवार लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, हमारी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना। फिर हम प्रोडक्शन क्षेत्र में जाते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन के लिए उनको व्यय करना पड़ता है, कच्चा माल खरीदना पड़ता है, मशीनें वगैरह खरीदनी पड़ती है। सरकार को व्यय करना पड़ता है देश के विकास में, जैसे रोड बनवाने हैं, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज बनवाना है, सैलरी वगैरह, तो उनके अलग खर्चे हैं। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा तो उनका अपना अलग मामला चलता है। तो हर एक लेवल में खर्च होता है। तो यहाँ पर जब सभी खर्चों को जोड़ा जाता है तब जाके सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है, और सकल घरेलू उत्पाद होने के बाद फिर छोटे मोटे कैलकुलेशन करने के बाद राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पॉज करो। अब अगर इसके सिंपल डेफिनेशन के बारे में जानना चाहे, इसके सिंपल अर्थ के बारे में जानना है, देखिए मैंने लिख रखा है व्यय विधि क्या है, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। इसके बाद सिंपल की बात करते हैं तो वह विधि जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में मतलब जानते हो ना, अकाउंटिंग है जिसमें सारी गणना की जाती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम होता है भारत में, ठीक है ना। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी को बाद में कन्वर्ट किया जाता है किसमें? राष्ट्रीय आय में, यानी कि एनएनपी-एफसी में। अब इसमें राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिसको ध्यान में रखना जाता है, ठीक है ना। अगर इसके स्टेप्स की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में हमें ये पता किया जाता है व्यय कौन करता है, यानी कि व्यय करने वाले क्षेत्रों की पहचान, कि किसी भी इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, जिनके थ्रू खर्च किए जाते हैं, व्यय किया जाता है। अगर हम व्यय करने वाले क्षेत्रों की बात करते हैं, 4 प्रमुख क्षेत्र है व्यय करने वाले। कौन कौन सा है? नंबर 1 घरेलू क्षेत्र, जो अपने घर, ठीक है ना, घरेलू क्षेत्र का मतलब होता है जो अपने घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यय करते हैं। नंबर 2 उत्पादक क्षेत्र, नंबर 3 सरकारी क्षेत्र, यानी कि सरकार, और नंबर 4 हो गया शेष विश्व। अब शेष विश्व में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है ना, वो सब की चीजें इसमें इंक्लूड होती है। जब हम व्ययगत क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं तो चरण नंबर 2 सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है। इनके थ्रू जो व्यय किए जाते हैं उनको वर्गों में बांटा जाता है कि व्यय किस प्रकार से होता है। क्योंकि व्यय के 4 क्षेत्र है तो उनके द्वारा किए गए व्ययों को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है घरेलू क्षेत्र का व्यय। घरेलू क्षेत्र का जो व्यय होता है उसको बोलते हैं घरेलू अंतिम उपभोग व्यय, शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको कैपिटल सी। दूसरा होता है उत्पादक द्वारा किया गया व्यय, इसको बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है आई। कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, जो पूंजी निर्माण होता है ना बेटा, ध्यान रखना, एक्चुअली में ये होता है निवेश, पैसा लगाना। क्योंकि उत्पादक निवेश करता है, चाहे कच्चा माल खरीदे, चाहे मशीन खरीदे, चाहे जमीन खरीदे, प्लांट लगा लेते हैं, उसको निवेश कहते हैं। लेकिन निवेश को यहाँ पर राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो है सकल घरेलू पूंजी निर्माण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है उसको बोलते हैं
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार के द्वारा किया गया व्यय, देश के विकास के लिए सरकार को ही व्यय करने पड़ते हैं। बिना सरकार के व्यय को तो होगा ही नहीं, ना रोजगार में वृद्धि होगी, ना ही कोई दूसरा काम होगा, ना विकास होगा। तो सरकार का व्यय होना जरूरी है। और इन सब के अलावा जो चौथा सेक्टर है उसको बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं शुद्ध निर्यात, यानी कि शेष विश्व के साथ किया गया आयात और निर्यात। और शुद्ध निर्यात का मतलब होता है, इसको सही से समझे, शुद्ध निर्यात बराबर होता है जो विदेशों को किया गया निर्यात माइनस विदेशों से आयात। इसका मतलब होता है, शॉर्टकट बोलते हैं x माइनस एम। x का मतलब होता है निर्यात, m का मतलब होता है आयात, तो शॉर्टकट में x माइनस एम। तो हमें जब सभी व्ययों की पहचान हो जाती है कि घरेलू क्षेत्र अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया सकल घरेलू उपभोग व्यय। उत्पादकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में जो है अपने जो भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उसकी कच्चे माल की आवश्यकता पड़े, चाहे पूंजीगत वस्तु की आवश्यकता पड़े, उसमें जो खर्च करेंगे उसको बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। देश के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए अलग अलग खर्चों को सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। और शेष के साथ किया गया जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध निर्यात। तो 4 प्रमुख खर्चे हो जाते हैं चरण नंबर 2 में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं चरण नंबर 3, तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या करते हैं, हम कुल व्यय की गणना करते हैं, कुल व्ययों की गणना। कुल व्यय जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश का जो कुल व्यय होता है उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को बताता है बाजार कीमत पर, दैट इज जीडीपी एमपी। अब हम जीडीपी एमपी निकालेंगे। अब हमारे जीडीपी एमपी निकालने के लिए जितने भी व्यय है, ये चारों प्रकार के व्यय, इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स जीडीपी एमपी यानी कि कुल व्यय मतलब दिए गए सभी प्रकार के व्ययों का योग। दैट मीन्स निजी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और शुद्ध निर्यात x माइनस एम। जब ये सभी व्ययों को जोड़ेंगे तो हमें कुल व्यय यानी कि जीडीपी एमपी की प्राप्ति हो जाती है। यहां पर हमारा सबसे मेन फॉर्मूला आ जाता है। और आप सबको पता है जब हमें जीडीपी मिल जाता है तो बेस मिल जाता है, और जब बेस मिल जाता है तो उसके बाद हम राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। गलत समझ रहे हो, बेस का मतलब वो वाला नहीं है, बेस का मतलब होता है मेन फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, और अंतिम स्टेप है ये, जहां पर चरण नंबर 4 में हम कैलकुलेट करेंगे राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय का मतलब एनएनपी-एफसी। अब चाहे राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कहा जाए, चाहे आपसे घरेलू आय की गणना करने के लिए कहा जाए, एक ही बात है, पहले जीडीपी आ जाए, उसके बाद बाकी स्टेप टू स्टेप कुछ कहीं पर कुछ प्लस करते हैं, कहीं कुछ माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, जीडीपी एमपी आ गया। हमसे कहा गया है राष्ट्रीय आय निकालना, तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय आय दैट इज एनएनपी-एफसी बराबर, तो जीडीपी हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे यानी कि डेप्रिसिएशन को, ठीक है ना। इसमें घटा देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, और जोड़ दिया जाएगा विदेशों से प्राप्त साधन आय यानी कि एनएफआईए को। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट फार्मूला होता है। इस फार्मूले में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और कैसी लगती है आपको ये वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन खत्म नहीं हो क्लास, जाइए मत, अभी तो एग्जांपल है भाई, सॉल्व भी तो करना है। आपको फार्मूला पता चल गया, भाई फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो बात वही आ गई। आप डॉक्टरी सीखने जा रहे हैं, थ्योरी सारा पढ़ लिया लेकिन ऑपरेशन करना सीखा ही नहीं। इसलिए चलिए हम शुरू करेंगे, अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने देखिए क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन छोटा सा ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के में क्या कहता है, निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना की। जैसा कि मैंने पहले कह रखा है, क्वेश्चन में कभी भी लिखा नहीं रहता है किस विधि का प्रयोग करना है, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है, क्योंकि किस विधि के आइटम सबसे ज्यादा दे रखे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है
निजी अंतिम उपभोग व्यय, लाभ, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, कुल घरेलू पूंजी निर्माण, कुल का मतलब सकल भी होता है, कंफ्यूज नहीं है आपको। स्टॉक में परिवर्तन, अब स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ, अब स्टॉक में परिवर्तन एक मैंने बताया था उत्पाद विधि में, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर भी यूज होता है। कब यूज होता है? अगर आपका यहाँ पर घरेलू पूंजी निर्माण की जगह शुद्ध स्थिर लिखा आता, क्या लिखा रहता? स्थिर। कुल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, तो स्थिर और स्टॉक में परिवर्तन मिलके ही कुल पूंजी निर्माण बनाता है, तब हम स्टॉक में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुल घरेलू इसका मतलब स्टॉक में परिवर्तन इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, ध्यान में ये रखना है। दूसरा एक ध्यान रखने वाली बात इसमें है भी, अगर यहाँ पर कुल की जगह शुद्ध मूल दिया रहता, क्या दे रखा होता? शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। अगर शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया होता तो ध्यान में रखिएगा जीडीपी की जगह एनडीपी कैलकुलेट होके आता, क्योंकि शुद्ध तो दिया ही है। तो हमें ये ध्यान रखना, शुद्ध दे रखा है तो इसमें मूल्यह्रास का जो मूल्य जुड़ा हुआ नहीं होगा। आगे बात करते हैं विदेश से शुद्ध कारक है। कारक है मतलब साधन है, एक ही बात है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं NFIA। ठीक है ना, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये हमारे पास दे रखा है मूल्यह्रास। क्या दे रखा है? ये मूल्यह्रास का एक और नाम है, शॉर्टकट में बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और दे रखा है शुद्ध आयात। अब देखिए मैंने बताया था शुद्ध निर्यात फार्मूले में, अब यहाँ दे रखा है शुद्ध आयात। शुद्ध निर्यात का मतलब होता है x माइनस m और निर्यात माइनस आयात। अगर शुद्ध आयात का मतलब ये हुआ कि आयात ज्यादा है निर्यात कम है, इसका मतलब हमारा ये किस में आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि शुद्ध निर्यात x माइनस m माइनस 30 है। ये बात ध्यान में रखना है। ये हो गया निजी अंतिम उपभोग व्यय। सी, ये हो गया लाभ। लाभ आय विधि में आता है, इसमें आएगा नहीं। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो गया ये चीज। ये हो गया कुल पूंजी निर्माण, दैट इज आई। स्टॉक में परिवर्तन आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। और एक यहाँ पर ये हो गया चौथा पॉइंट, चारों हो गया। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाएगा? हम निकालेंगे जीडीपी एमपी। इसके लिए जितने भी हमारे पास रखा है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, सबकी वैल्यू रख दीजिए। निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है? 900 प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कितना दे रखा है? 400 प्लस कुल घरेलू पूंजी निर्माण कितना दे रखा है? 250 प्लस शुद्ध आयात कितना दे रखा है? 30, यानी कि इसको हम मानेंगे -30, क्योंकि शुद्ध निर्यात नहीं है, शुद्ध आयात है। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? 900, 1300, 13 तो 15, 1550 माइनस 30, ये हो गया 1520 करोड़। लेकिन आंसर नहीं आया ये, क्यों? क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में राष्ट्रीय आय निकालना है। अब निकालेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय दैट इज NNPFC इक्वल टू हमारे पास जीडीपी आ गया, जीडीपी एमपी। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, और जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, याद करके रखिए, रट के रखिए, भूलेंगे नहीं तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल जरूर और आपको मार्क्स पूरे लेने हैं। डाउट होता है, मैं हूं बेझिझक, ठीक है ना, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सर डाउट हो रहा है, उस डाउट को पूरा सॉल्व किया जाएगा। 1520 में से डेप्रिसिएशन का मूल्य माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा है ये 20, ठीक है। NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये है कितना दे रखा है? 100। और विदेशों से शुद्ध साधन आय कितना दिया हुआ है? ये हो गया विदेशों से शुद्ध साधन आय माइनस का 40 -40, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस 40। तो कितना हो गया? टोटल कीजिए, टोटल करेंगे, ये हो गया 1520, ये सारे माइनस के 20, 100 और प्लस माइनस माइनस, तो 20, 120 और ये हो गया 160। 160 माइनस कर देंगे, ये हो गया 12 में से 6 गया 6 इधर बचा 4, 4 में से 1 गया 3 इधर 1, ये हो गया 1360 करोड़। ये हमारा आंसर है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।